व्यू पॉइंट फ्रॉम ओवरसीज। आई एम योर होस्ट फराज दरवेश। बहुत सारी चीजें एजेंडा पे हैं और कोशिश करेंगे कम से कम वक्त में कवर कर लें। समय पहले कोशिश करेंगे कि डिस्कस करें। मियां नवाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब किया, बहुत सारे गिले शिकवे किए उन्होंने, मीडिया से भी कुछ गिले शिकवे उन्होंने किए और कुछ वैलिड पॉइंट्स भी मेरे नज़दीक उन्होंने उठाए, तो उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान में जनरल साहब ने, राहिल शरीफ साहब ने कुछ अपने जनरल्स के हवाले से नोटिस लिया है जो करप्शन में मुलव्विस में पाए गए, उसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और आखिर में पता करने की कोशिश करेंगे कराची की सियासत में क्या होने जा रहा है, पाक सरजमीन पार्टी का वाकई कोई मुस्तकबिल है या नहीं है, और MQM के अंदर कोई तब्दीली आने जा रही है कि नहीं, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर मिसबा आजम साहब मेरे साथ मौजूद होंगे और पाकिस्तान से एक बहुत ही अहम गेस्ट, एक बहुत ही अहम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मशहूर सहाफ़ी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बल्कि मिजोरी मेडल ऑफ ऑनर रिसीव कर चुके हैं, और इनसे जो है पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मजहर अब्बास साहब। तो मजहर साहब, समय पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमको ज्वाइन किया। मैं आप ही से स्टार्ट करूंगा। मियाँ साहब की तकरीर सुनी होगी आपने भी और हमने भी सुनी। क्या तासुर है ये जो तकरीर मियाँ साहब ने की है और इसमें जो गिले शिकवे किए हैं और बहुत सारी बातें जो उन्होंने उठाई हैं धरने के हवाले से भी, किस तरह देखते हैं? क्या वाकई मियाँ साहब ने कमबैक किया है? ये जो अभी बीच में जो उनके हवाले से बातें हो रही थी, तो उससे लग रहा है कि पब्लिक ओपिनियन गेन किया उन्होंने। देखिए वो शेर है ना, कुछ गिले शिकवे भी कर लेते माना जातों के बाद जी, ये असल में बहुत ही मेरा ख्याल है मियाँ साहब ने ताखीर की है अपने इस खिताब में। खासतौर पे अगर यही खिताब इनके पहले खिताब की जगह होता, और उस वक्त अभी इसमें भी उन्होंने नाराजगी भी है, गुस्सा भी है, सब कुछ भी है, और एक अपने अंदाज में उनका जो अपना हल्का इंतखाब है उसको भी समझाने की कोशिश की है। लेकिन सियासी तौर पे क्योंकि दर्जा हरारत बहुत ज्यादा गर्म है, ऊपर पारा चढ़ा हुआ है अपोजिशन का, और उसमें हुकूमत की अपनी जो है वो कोताहियां हैं। जमहूरियत में हमेशा अपोजिशन को साथ लेके चलना पड़ता है, और अगर पहले खिताब से पहले ही मियाँ साहब चंद टेलीफोन कर लेते अपोजिशन के रहनुमाओं को, और उसके बाद अपने पहले खिताब में ही यही बात कर लेते जो उन्होंने अपने दूसरे खिताब में की है कि चीफ जस्टिस को खत लिख के एक कमीशन बना देते, और जो उन्होंने इस वक्त कमीशन बनाया वो अगर हम लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उससे कोई हर्ज नहीं है कि आपको इसके खिलाफ भी कमीशन समझता है कि कंप्लेंट हैं या माजी में मुकदमात हैं इस तरह के जो अभी भी इंक्वायरी के हद से आगे नहीं बढ़े हैं, उन सारी चीजों को कर लेते हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हुकूमत उस प्रेशर में है, तो सबसे पहले मियाँ साहब को अगर वो सिर्फ अपने हवाले से ही इस कमीशन को रेफर करते या सिर्फ पनामा जो लीक से 200 से ज्यादा पाकिस्तानियों के नाम आए हैं उनकी तरफ उसके हवाले से कमीशन बनाते तो उसकी शायद ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी होती। इस कमीशन में लोगों को और खासतौर पर अपोजिशन को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो यही है कि इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं रखा है, इसको बहुत ज्यादा फैला दिया है मियाँ साहब ने, और एक साथ को ये मिल रहा है कि शायद वो चीजों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वज़ीर आज़म की हैसियत से सबसे पहले उनका काम यही था कि वो कहते कि बाकी सब चीजें छोड़े, बाकी जो लोगों के नाम आए हैं उसको बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अपने खानदान को और अपने आप को ठीक दिमाग करार देने के लिए या अपने आप को क्लियर कराने के लिए मैं ये कमीशन बनाता हूँ। तो मेरा ख्याल है उसकी ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी होती, लेकिन पहले खिताब के मुकाबले में 12 ही बेहतर खिताब था। मिसबा साहब, मैं आपसे अभी तरफ आता हूँ। मजहर अब्बास साहब ने कहा कि ये खिताब उनको पहले कर लेना चाहिए था और अपने आप को पेश करते। बात तो दुरुस्त है, किस तरह देखते हैं आप? मतलब मैं डिसएग्री तो नहीं कर सकता मजहर साहब से, जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो है जिस तरह से सियासत चलती है पाकिस्तान में, अगर आपको याद हो जब इन्होंने पहली तकरीर फरमाई थी मियाँ साहब ने, तो मेरी आपसे बात हुई थी, तो मैंने आपसे यही कहा था कि आप देखिएगा ओवर द टाइम ये बना देंगे, ये लिखेंगे। नहीं, ये तो ऐसी बात है ना कि वो तो फिर इसका मतलब है कि दर्जा हरारत चेक कर रहे थे exactly. कितना आगे से प्रेशर आएगा। कि अगर तो वो उसी वक्त कह देते ये कि भाई हम बना रहे हैं कमीशन, जज को लिख रहे हैं, तो इमरान खान साहब 5 दूसरी डिमांड्स लेकर आ जाते।
तो मतलब पाकिस्तान में जिस तरह से सियासत चलती है उस हिसाब से तो ठीक है, लेकिन मैं अच्छा, यानी कि उन्होंने दर्जे हरारत चेक किया और उसके बाद उन्होंने तय किया क्या दर्जे करना है। हरारत क्या चेक किया उन्होंने, थोड़ा सा दिया। और देखिए उन्होंने कब इसका अनाउंस किया, इमरान खान के जलसे से सिर्फ 2 दिन पहले। अब वो जो जलसा करने जा रहे हैं उससे 2 दिन पहले इन्होंने ये अनाउंस किया इस चीज को कि भाई वो जज को लिख रहे हैं खत। लेकिन मैं मजहर साहब की इस बात से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ कि उन्होंने उसका स्कोप इतना बढ़ा दिया है कि उसमें तो फिर उस पर तो किसी को फिर ट्रस्ट नहीं होगा। इसका तो यही लगेगा कि जैसे आप जो है बच के भागना चाह रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि हाँ भाई सिर्फ खानदान का नहीं बल्कि 250 मुझ जैसे ना समझ को जरा ये समझा दें कि खत लिख दिया और अब जो है जुडिशरी इस केस को लेके चलेगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्या लोग पनामा जाएंगे, पनामा जाके इन्वेस्टिगेशन होगी या वहां से लोग इधर आएंगे, यानी ये होगी किस तरह? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। सूफी बिलाल सूफी साहब जो हैं, जो कि बहुत बड़े इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट हैं, वो ये फरमा रहे थे कि इस किस्म के केसेस में ये होता है कि जब आप बाहर जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने मुल्क से प्रोसिक्यूशन लेना पड़ता है उसके अगेंस्ट। उसको ये पता करना होता है कि भाई वाकई ये जो पैसा गया है ये इलीगली गया है। ओनली देन जो बाहर के कंट्रीज हैं वो उसको रिफर कर, अगर तो यही प्रूफ कर देंगे बैंक अच्छा स्विस बैंक का ये है कि वो उस कंडीशन में भी आपको नहीं देते। वो कहते हैं कि ठीक है हम एक ऐसा अकाउंट में रख देते हैं, फिर आप लोग अपने मसले हल कीजिए, फिर हमसे आके नहीं। लेकिन अगर ये बात भी तय हो जाती है कि ये पैसा इलीगली बाहर गया है, यही बहुत मगर प्रोसिक्यूशन के लिए, वो प्रोसिक्यूशन में तो फिर टाइम लगेगा ना। तो अच्छा। उनके हिसाब से 10 से 15 साल आपको चाहिए। न जाने कितनी ये मजहर साहब से तो मजहर साहब मुझ जैसे ना समझ को तो समझा दें कि अब क्या होगा, अदालत इन्वेस्टिगेट करेंगी तो किस तरह ये पनामा जाएंगे, वहां से लोग आएंगे, क्या होगा, जरा कुछ समझ मेरी तो समझ में नहीं आया। देखिए इसमें ये जाहिर है गवर्नमेंट ने अपने लंबे चौड़े टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाए हैं और उन्होंने उनके नुक्ता नजर कुछ भी हो, लेकिन अभी चीफ जस्टिस की टेबल पर गए हैं। कल तकरीर के दौरान ही जब तकरीर उनकी खत्म नहीं हुई थी तो ये चीज सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को मौसूल हो गए थे टर्म्स ऑफ रेफरेंस और वज़ीर आज़म का खत उनको मौसूल हो गया था। आज इस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अनवर जमाली साहब जो आज टर्की के दौरे पे गए हैं वो गालिबन जब 1 हफ्ते बाद वापस आएंगे तो इस पर फैसला करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें अपनी तरामीम भी पेश सकती है, इसका दायरा वो महदूद भी कर सकती है, इसका एक टाइम फ्रेम भी बना सकती है वो कि अगर वो नहीं तो फर्क करें पिछले 10 साल के जो इस तरह के इशूज है उनको एड्रेस कर सकती है। सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म को इस खत के जवाब में क्या लिखती है, उसको एक्सेप्ट करती है, मनवान एक्सेप्ट करती है या TOR में तरामीम तजवीज़ करती है। तो अभी ये मेरा ख्याल है इब्तिदाई मरहला है, लेकिन अपोजिशन की तरफ से जो इनिशियल रिएक्शन आया था कुछ लीडर्स की तरफ से, कुछ शाह हो गए या सराजुल हक हो गए, वो तो वेलकम का था, लेकिन फिर उसके अगले 2-3 घंटे बाद ही अपोजिशन का जो रिएक्शन है वो बदलता गया और तहरीक इंसाफ ने इसको मुस्तरद किया, फिर पीपल्स पार्टी ने 2 राय पाई गई। खुर्शीद शाह ने इसको इनिशियली वेलकम किया लेकिन चौधरी एतजाज अहसन ने इसको मुस्तरद कर दिया। तो इस तरह से गालिबन अपोजिशन ने भी रिएक्शन में जल्दबाजी से काम लिया और मेरा ख्याल है उन्होंने भी TOR सही तरीके से पढ़े नहीं और उन्होंने अपने रद्द-ए-अमल का इज़हार कर दिया जो होता है हमारे यहाँ उसमें। लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि अब एक नई डिबेट इस पे शुरू हो जाएगी। इमरान खान कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यौम तासीस पर जब खिताब करेंगे तो वो एक वाज़ेह लाइन लेंगे इस सिलसिले में, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क ये आएगा जो पिछला रद्द-ए-अमल था जब उन्होंने पहली तकरीर की थी कि वो एक सजेस्ट गालिबन अपोजिशन ये करेगी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस को महदूद किया जाए और अगर हुकूमत इसको मान लेती है तो मेरा ख्याल है बात आगे बढ़ेगी। ठीक है, मैं अगले टॉपिक की तरफ आता हूँ। मजहर साहब आपसे स्टार्ट करता हूँ। ये जो आर्मी के जो 11 या 6 एक तो ये अगर वाजे कर दी कि मेरी समझ में नहीं आया कि 11 हैं या 6 जनरल्स हैं या 6 कुछ जनरल्स हैं और कुछ ऑफिसर्स हैं जिनको करप्शन के हवाले से जो है मुअत्तल किया गया है या लग रहा है उनका शायद आगे कोर्ट मार्शल भी हो। आपकी क्या न्यूज़ है और इसकी क्या असरात आएंगे? एक तो फौज के अंदर एहतसाब पहली दफ़ा नज़र आ रहा है और खुल के हो रहा है,
उसके अलावा जो दूसरी जो प्रयासराइयाँ पाई जा रही हैं वो ये है कि ये तो जी स्टेप नंबर 1 है, ये पहला इकदाम लिया गया है। अगला इकदाम जो है वो पंजाब में जो करप्शन हो रही है और नून लीग की हुकूमत जो करप्शन कर रही है उसकी तरफ वो कदम लिया जाएगा। तो आप किस तरह देखते हैं इस कदम को? देखिए, ये हम बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि हम एक साइलेंट कू की तरफ बढ़ रहे हैं, एक ऐसे उसमें जिसमें शायद सही मानों में कू हो भी नहीं और सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो मजीद कमजोर होती नजर आ रही है आगे चलते हुए। ये जो सजाओं का आया है, ये 6 जो अब तक आई है, क्योंकि सरकारी तौर पे ना ISPR ने इसके बारे में कोई रद्दमल जाहिर किया है, ना उन्होंने हैंड आउट दिया है और ना जो भी बोर्ड ऑफ इंक्वायरी है जिसने ये किया होगा उनकी तरफ से। तो ये सिर्फ जराए से खबरें चली हैं। इसमें यकीनन अगर इसमें इसकी तस्दीक ये गलत होती है तो इसकी तस्दीक आ जाती, लेकिन इसको एम्बिग्यूटी रही है, अभी भी है एम्बिग्यूटी। ये उनको सजा हुई है तो किस तरीके से हुई है, उनको सजा में सिर्फ बरतरफ किया गया है लेकिन कैद की सजा नहीं हुई है। उनकी बरतरफी जो है उसमें भी जो है इल्हाम पाया जाता है, क्योंकि उसमें उनके मेडिकल अलाउंसेस और पेंशन जो है वो बरकरार रहेंगी। तो अगर किसी को बरतरफ किया गया है तो उसकी पेंशन क्यों रहेंगी? आर्मी एक्ट की एक क्लॉज है जिसको बरतरफ किया जाए, उसके लिए कहा जाता है कि इनको बहुत सी मराहत वापस ली जाएंगी इस्तेमाल से मेडिकल और पेंशन के। तो पूरे मुकदमे के बारे में भी और पूरी इंक्वायरी के बारे में एक सीक्रेसी रही है। तो आर्मी के जो कुछ रिटायर्ड जनरल वगैरह है उनका ये ख्याल है कि ये पहली मरतबा पब्लिक किया गया, वरना होती रहती है इंक्वायरी। ठीक, लेकिन आपको पता है कि सिविलियंस की तो 24 घंटे और 365 दिन होती है इंक्वायरी भी होती है और उनका नहीं, मीडिया ट्रायल भी होता है। सिविलियंस के साथ तो बहुत कुछ होता है, मीडिया ट्रायल भी हम देखने को मिलता है। मजहर साहब ने एक बड़ी अहम बात कही, उन्होंने कहा लग ऐसा रहा है कि हम एक सॉफ्ट कू की तरफ जा रहे हैं। तो ये जरा वजाहत कीजिए, मैं मजहर साहब से ही पूछूंगा कि ये सॉफ्ट कू जो है इससे क्या क्या देख रहे हैं हम, ये किस तरह का सेटअप क्या होगा सॉफ्ट कू का? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं मजहर साहब और मैं बिल्कुल इनसे एग्री करता हूँ। कुछ मतलब कि मैं भी मुझे भी एक बहुत बड़ा फियर है ये चीज़ कि ये हो क्या रहा है। कि आप देखिए कि ये जो खबर है मेजर जनरल एजाज शाहिद साहब का, ये जो कार का इंसिडेंट बताया जा रहा है, पिछले साल मशरिक में खबर है, वो हमारे नाजरीन इस स्क्रीन पे उस खबर का तराशा भी देख रहे होंगे। तो आप देखिए ये पुरानी खबर थी और उस वक्त इन लोगों ने डिनाई किया था जब इसको लीक किया गया। कोयटा के मशरक में ये खबर आई थी। अच्छा, आप ये देखिए कि जैसा मजहर साहब ने फरमाया कि ISPR ने उस पर कोई बात नहीं की। इतनी बड़ी अगर बात की गई है कि इतना बड़ा करप्शन के अगेंस्ट वो लिया भी है ISPR, तो वो तो यार हर वक्त ट्वीट्स किया करते हैं जनरल बाजवा साहब, उन्होंने ट्वीट तक नहीं किया इसके ऊपर। और एक जराए से खबर आई हुई है, वो चल रही है और बड़ी जय जयकार हो रही है हर जगह के ऊपर। और ये चीज़ जो है, अब मुझे एक तरह से जब तक ये चीज़ सामने नहीं आती, जब तक इसका कोई ऑफिशियल क्लोजर नहीं होता है, तब तक ये चीज़ जो है ये बड़ी डेंजरस है। और मुझे ख़तरा ये कि कहीं ये सियासत तो नहीं हो रही कि अब एक चीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया और जो पाकिस्तान के जो बड़े जो एनालिस्ट्स हैं उन्होंने क्वेश्चन किया उसे कि भाई आप जो हैं ये एक तरह का आपने सियासी बयान दिया है, तो उसकी वजह अगले दिन आपको ये खबर मिल गई इस तरह। मुझे जरा बताएं सॉफ्ट कू से क्या मुराद होगी, किस तरह होगा? सॉफ्ट कू का बस तो यही है कि भाई सारा कंट्रोल, जो वो एक शेर है बड़ा मशहूर, नाहक हम मजबूरों पर तोहमत है मुख्तारी की, चाहे जो सो आप करें हमको बस बदनाम किया। कि हम जो हैं सामने बैठे हुए हैं, कर तो पीछे से सब आप रहे हैं, आपने जिसे चाहा बिठा दिया, जिसे चाहा बिठा दिया। अच्छा। फोन करके कह दिया, आपने नैब आपके पीछे लगा दी, फोन करके दूसरे को कह। तो ये जो है ये सॉफ्ट कू है कि मतलब नहीं। तो आज एक चीज बताएं, मियां साहब की हुकूमत डिसफंक्शनल हो जाएगी, ये समझ में मेरी आ रही है। अब अगर डिसफंक्शनल हुई है, आप देख लीजिए कि उनके हाथ में ना तो फॉरेन पॉलिसी है,
ना तो उनके हाथ में कोई इंटरनल पॉलिसी है। जब भी वो कोई भी सियासतदान नहीं, कोई ये तो जत्था जाता है वो कब्जा कर लेता है चीजों। इसके तो ये तो बहस काबिले बहस है, ये हाँ, नई मगर बात अब वो तो। बेचारे कुछ कर ही नहीं पाते, उनको डर ये होता है कि मैं मजहर साहब आपकी आपकी राय पीछे चाहूंगा। मिसबा आजम साहब तो ये फरमा रहे हैं कि लग ऐसा रहा है कि मियां साहब की हुकूमत को डिसफंक्शनल कर दिया गया, फॉरेन पॉलिसी उनसे छीन ली गई है, लेकिन ये बात तो डिबेटेबल है। आपका क्या इस जाविया है इस मामले के हवाले से? देखिए, अगर इसका थोड़ा सा आप पस मंजर देखें तो ये जो मियां नवाज शरीफ की हुकूमत कमजोर होनी शुरू हुई है वो 126 दिन के धरने के बाद से कमजोर होनी शुरू हुई है। और खुद इसके भी एक फिर जो जो मियां नवाज शरीफ की अपनी गवर्नमेंट है उसकी कमजोरी नजर आती है कि इशू जिसका ताल्लुक 4 हल्कों से था उससे फैला दिया गया। एक बड़ा धरना हो गया और उसमें बहुत सी प्यासाराइयां जन्म लेने लगी, जिसमें कुछ हकायक भी थे, कुछ प्यासाराइयां भी थी। लेकिन उसका जो इख्तिताम हुआ वो बहरहाल जब जगह जाहिद शरीफ को खुद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने दावत दी इस मसले के हल के लिए वो इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी को समझाएं, तो एक तरह से आपने खुद एक जो है वो दावत दे दी इस मसले के हल के लिए फौज की मदद मांगने से। आप लॉ एंड ऑर्डर पे फौज की मदद मांगते हैं वो समझ में आता है, वो आइन के लिहाज से दुरुस्त भी है। आप दहशतगर्दी की वारदात होती है और कोई इस तरह के वाकयात बढ़ते हैं उसमें आप फौज की मदद मांगते हैं, वो भी बात समझ में आती है। लेकिन एक सियासी मसले के हल के लिए जब आप फौज की मदद मांगेंगे तो ये सिविलियन गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जो है नाकामी है और उसके बाद सवालिया निशान हो जाता है। उसके नतीजा ये हुआ कि फौज ने अपने आप को एज गारंटर पेश कर दिया कि हम अगर आप कोई इंक्वायरी होती है तो उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए हम गारंटर के तौर पर वो इंतखाब करते हैं। फिर उन्होंने उसी दौरान फिर इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी को बुलाया क्योंकि वज़ीर आज़म की और सिविलियन गवर्नमेंट की कंसर्न इसमें शामिल हो गई थी और उनको मशवरा दिया कि वो बाकी चीजें करें लेकिन वज़ीर आज़म के इस्तीफे का डिमांड नहीं करें। और फिर नवाज शरीफ साहब के इससे कई घंटे की मुलाकात हुई आर्मी चीफ की, जिसके बाद ये मसला हल हुआ और उसके पार्लियामेंट का बड़ा अहम रोल है कि पार्लियामेंट वज़ीर आज़म के पीछे आके खड़ी हो गई। लेकिन ये इब्तिदा थी उसकी जिसको मैं एक साइलेंट कू कहता हूँ, ये उस तरफ और बदकिस्मती से इसमें सिविलियन गवर्नमेंट को भी इसकी जिम्मेदार है काफी हद तक। उसके बाद आर्मी पब्लिक स्कूल वाला जो वाकया हुआ है उसके बाद से मुल्क में एपेक्स कमेटीज बना दी गई। अब एपेक्स कमेटीज में बज़ाहिर उसके कप्तान जो है वो मरकजी एपेक्स कमेटी के कप्तान वज़ीर आज़म है और निचली सतह पे वज़राए आला है, लेकिन प्रैक्टिकली जो लॉ एंड ऑर्डर और टेररिज्म की चीजें हैं वो सब को हेडक्वार्टर मुस्तकिल हो गई है, वहां ही से फैसले होते हैं और इस चीज को तो ये सारी चीजें उस तरफ ले जा रही है आपको। ठीक, आप ये कह रहे हैं कि ये जो सॉफ्ट कू हो गया था धरने के बाद वो ही सॉफ्ट कू मजीद जो है आगे बढ़ेगा, उसी में बढ़ावा नजर आएगा। आप देख लेना, आप इसकी तरमीम का जायजा ले लें जिसमें मिलिट्री कोर्ट की इजाजत दी गई। दुरुस्त आप पाकिस्तान प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस देख लें, पीपीओ जिसके तहत किसी को भी विरोध के लिए उठाया जा सकता है। ये सारी चीजें उस तरफ है। और अगर आपको याद हो तो उस वक्त साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जो मीटिंग में मौजूद थे जिसमें ये सारी चीजें हुई हैं उसमें उन्होंने बाद में मियां साहब से एक जुमला कहा कि ऐसा ना हो कि ये कल सियासतदानों के ही गले पड़ जाए। तो ये जो केस थी वो वैसे उन्होंने मजाक में की थी, लेकिन इसके पीछे भारत एक पॉलिटिकल फिलॉसफी मौजूद थी, तारीख मौजूद है, पॉलिटिकल फिलॉसफी हमें ट्रांसलेट होते नजर आ रही है। मेरा ये पॉइंट है कि जो ये धरने वाला टाइम पे जब उन्होंने मिलिट्री से कहा तो आप देखिए मिलिट्री तो इन्वॉल्व थी उसमें, कि मिलिट्री के लोग जो थे वो तो इन्वॉल्व थे धरना करवाने में। ये जो अब नजम सेठी साहब ये कहते हैं कि जो पीटीवी पे हमला किया था वो इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग उसमें देखे गए, उसमें स्पॉट हुए। तो मतलब अगर आप हैं वजीर आजम, आप इस सिचुएशन में हैं और मैं हूं मिलिट्री जनरल और मेरे लोग ये काम कर रहे हैं
तो आप मुझी से कहेंगे ना कि यार अपने लोगों को रोको। नहीं, वो तो बड़ा इसमें सवाल का निशान ये है कि कहा जाता है कि राहिल शरीफ साहब शायद बजाते खुद इन्वॉल्व नहीं थे। नहीं, आई एग्री। तो मतलब ठीक है, समझ गया आपका पॉइंट, आपका पॉइंट पहुंच गया। मैं एक और जो अगला जो आखिरी जो टॉपिक है उसकी तरफ जाता हूँ। मजहर अब्बास साहब, कराची की जो सियासत है, और इसमें कोई शक नहीं है, बिलाशुबा एमक्यूएम जो है कराची की जमात है और सब में मजबूत जमात है, वेल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कहते हैं ना ग्रास रूट लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन बहरहाल उसके अंदर अब कुछ टूट फूट कई अरसे से, पिछले कई 2 सालों से होती हुई नजर आ रही है। और उसका जो हमने शाखसाना देखा वो ये था कि अभी हालिया अदवार में, अभी बिल्कुल कुछ महीने पहले ही मुस्तफ़ा कमाल साहब अचानक आए और उसके साथ जो है अनीस कायम खानी, और दिन ब दिन उनके साथ लोग ऐड होते जा रहे हैं, लोग शामिल होते जा रहे हैं उनकी पार्टी में। और बहुत सारे जो एमक्यूएम के रहनुमा हैं, जिसमें हैदर अब्बास रिजवी, फैसल सब्जवारी और दीगर रहनुमा गायब हैं, यानी कि अमेरिका में, लंदन में, कहीं बाहर ममालिक में बैठे हुए हैं। और ये भी कयास आ रही है कि शायद ये भी जाके किसी वक्त में अगले आने वाले चंद महीनों में ये भी शायद पाक सरजमीन को ज्वाइन करें। आपको क्या नजर आता है कि कराची की सियासत वाकई तब्दील होने जा रही है? जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो अल्ताफ हुसैन साहब की पार्टी है, उससे जो है पावर शिफ्ट होगी पाक सरजमीन पार्टी में? देखिए, पावर शिफ्ट होना तो बहुत बयान होगा। ये कहना कि पावर इतनी आसानी से, जिस पार्टी के बड़े रूट्स हैं, स्ट्रॉन्ग रूट्स हैं शहरी इलाकों में, एकदम ओवरनाइट चीजें तब्दील हो जाए। लेकिन इन बहुत सालों से, पिछले चंद सालों में खासतौर पे एमक्यूएम के अंदरूनी मामला जो है वो खराब हुए हैं, तंजीमी तौर पे बहुत ज्यादा खराब हुए हैं एमक्यूएम के मामला। उनके बेशुमार वर्कर्स जो अब भी मेरे ख्याल है उनकी फिलोसफी को ठीक समझते हैं, लेकिन उनके तर्ज सियासत को सही नहीं समझते, वो साइडलाइन हो गए हैं, वो खामोश हो गए हैं। उनके एहतजाज का तरीका यही होता है कि एमक्यूएम का वोट बैंक अगर कम पड़ा है तो इसका मतलब ये है कि उनका वोटर किसी और जमात में नहीं गया, लेकिन वो उसने अपनी नाराजगी का इजहार किया है। और ये बड़ी वाज़े तौर पे चीज नजर आ रही है। अभी भी एमक्यूएम ने पिछले चंद दिन पहले अपनी तंजीमी कमेटी में ऐसी कमेटी बनाई है कि जो नाराज कारकुनों को वापस लाएगी। और इससे ये रिफ्लेक्ट करता है कि एमक्यूएम को वो सियासी गर्मी फील हो रही है पार्टी के अंदर, कि अब पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनको पाक सरजमीन पार्टी की तरफ देखने की एक थोड़ी सी झलक नजर आती है। लेकिन पाक सरजमीन पार्टी का इजरा जो है वो जिस अंदाज में हुआ है उसने बहुत से लोगों को मायूस किया है। और उसकी कई वजूहत हो सकती है, कतई नजर से इसके पीछे कोई है या नहीं है। लेकिन आप 1-1.5 महीने बाद अब कल उनका एक पहला जलसा होना जा रहा है जो बहुत अहम है। अगर वहाँ वो 50-60 हजार लोग जमा कर लेते हैं तो बहरहाल वो एक चैलेंजर बन के तो सामने आएंगे। ऑल्टरनेट बने ना बने, लेकिन एक चैलेंजर बन जाएंगे। लेकिन उसमें वो जो वोट काट रहे हैं वो सिर्फ एमक्यूएम का वोट नहीं काट रहे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी वोट काट रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो 2013 के इलेक्शन में पीटीआई को वोट दिया था, जिन्होंने एक उम्मीद के तौर पे, वो मायूस पीटीआई से मायूस हो गए हैं। और उसकी झलक कल हमने देखी जब उनके एक एमपीए हफीजुद्दीन छोड़ के चले गए, उन्होंने पाक सरजमीन पार्टी ज्वाइन कर ली। इससे पहले उनके एक उम्मीदवार जो थे वो छोड़ के चले गए, अमजदुल्ला खान साहब। के जो पीटीआई के जो काउंसलर मुंतखब हुए थे वो छोड़ के चले गए और उन्होंने पाक सरजमीन पार्टी ज्वाइन कर ली। तो ये तहरीक इंसाफ के लिए भी बड़ा चैलेंज बनेगी। लेकिन एमक्यूएम को ब्रेक कर सकती है नहीं कर सकती, ये सब वक्त है। कल आज रात हफ्ते के दिन एमक्यूएम अपना एक बड़ा धरना देने का प्रोग्राम बना रही है, जो उनके कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है, पाबंदी लगा दी गई है। और तो ये जो अगले 24 घंटे हैं इसमें कराची में जो है वो सियासी गर्मी, वैसे भी गर्मी बढ़ रही है, लेकिन सियासी गर्मी बढ़ रही है। सही। मैं जरा मिसबा आजम साहब आपकी तरफ आता हूँ कि सियासी गर्मी बढ़ रही है और माहौल की जो गर्मी है वो भी बढ़ रही है। कराची मेरा शहर है, मैं कराची में पैदा हुआ, कराची में पले बड़े, देखा खूबसूरत रोशनियों का, आपने भी पढ़ा कराची में, रोशनियों का शहर। और आज भी कराची हमारे दिलों में धड़कता है, पाकिस्तान हमारे दिलों में धड़कता है। लेकिन क्योंकि ताल्लुक कराची से है तो बहरहाल दिल चाहता है कि वही जमाना हो कि हम निकलें, कराची में घूमते फिरें बिला खौफ हिरास,
जाके खाने खाएं, मज़े करें वहाँ पर। क्या आप किस तरह देखते हैं कि वाकई कराची की सियासत में शिफ्ट आ रहा है? दूसरी बात ये कि मुझे कभी समझ में नहीं आता कि अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब, अल्लाह हर एक को ज़िंदगी दे, हर एक को सेहतमंद रखे, लेकिन हर एक ने एक ना एक दिन जाना है, ये जो मौजूदा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, क्या अल्ताफ़ हुसैन साहब के बाद कोई है ऐसा जो उनको संभाल सकेगा? उनका कोई सक्सेसर मुझे तो नज़र नहीं आता। वे सक्सेसर का सवाल तो मैं डाइवर्ट कर दूंगा मजहर भाई की तरफ, क्योंकि इनसे ज्यादा इस चीज को अच्छा मैं इसका अच्छा ठीक है, मैं मदर साहब से पूछेंगे, लेकिन आप अपना तरजिया दे नहीं, दीजिए। मेरा तजिया तो बड़ा सिंपल है कि मैं तो ये समझता हूँ कि इनको जो है बनाया गया है, और ये किनको बनाया गया है मुस्तफा वो कमाल तो पूरा साहब कराची के बाद कह रहा है कि हाँ, एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया कि है। ये एक पॉन है, लेकिन हाँ। ये जो है ये मेन लोग नहीं है इनके, और ये धीरे धीरे इसमें लाएंगे और इनकी पार्टी को बढ़ाएंगे। वो एमक्यूएम के पैरेलल में खड़ा, वो बनेगी एमक्यूएम हाँ, ही, हाँ। लेकिन वो होगी एक क्लीन एमक्यूएम कोट एंड कोट। तो मेरा तो ये तजिया, और जहाँ तक ये कि कराची में हालात ठीक होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। बैरूत में हालात ठीक हो गए तो और कहाँ आप क्या और कर सकते हैं? सिविल वॉर्स होती हैं, कुछ होता ठीक है, है, टाइम हालात बेहतर तो हुए हैं। बेहतर होंगे, हालात लेकिन बेहतर मैं चाहूंगा कि आप मदर साहब से मदर साहब ये मिसबा साहब का कहना है कि आपसे पूछी जाए कि वाकई ये अल्ताफ हुसैन साहब की वजह से जान पड़ी है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में। कुछ लोगों को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन हर एक ने एक ना एक दिन जाने क्या होगा। अगर अल्ताफ हुसैन के बाद की एमकेएम को इन्विजन किया जाए तो क्या नजर आता है? देखिए, जो जो इस वक्त इसको दो तनाजुर में देखे हैं, एक एमक्यूएम है और एक महाजिर सेक्टर है, और तीसरा पीपुल्स पार्टी की जो सिंध गवर्नमेंट है उसका जो बुनियादी तौर पर रवैया है। जब तक पीपुल्स पार्टी अपने सियासी रवैये को खासतौर पर शहरी सिंध के हवाले से तब्दील नहीं करेगी, एमक्यूएम नहीं हो कोई और एमक्यूएम होगी, लेकिन वो फैक्टर जो है वो जब तक एड्रेस नहीं किया जाएगा, ये जो महाजिर फिनोमेना है ये किसी ना किसी शक्ल में रहेगा। ये 70 में जब एमक्यूएम नहीं थी तो वो जमात इस्लामी और जेयूसी की शक्ल में होता था, क्योंकि वो भी उस वक्त शहरी सिंध में अर्बन सिंध की और महाजिर सियासत ही करते थे। जब सिंधी बिल आया था उसके खिलाफ जो सारा एजुकेशन हुआ था, तो वो जो फैक्टर है वो अभी तक एड्रेस नहीं हुआ है, वो इश्यूज अभी भी अलाइव है। तो ये प्रेशर अल्टीमेटली सरजमीन पार्टी पर भी आएगा अगर ये इश्यूज उन्होंने एड्रेस नहीं किए। तो इसलिए मुझे अल्ताफ हुसैन रहे या ना रहे, अल्ताफ हुसैन की जिंदगी में या अल्ताफ हुसैन की इंतकाल के बाद या अल्ताफ हुसैन के बाद जो सियासत होगी उसमें ये तो होगा कि शायद तंजीमी तौर पे एमक्यूएम बिखर जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो कराची का वोट है वो अपनी जगह इंटैक्ट रहेगा, और वो उसी को वोट देंगे जो वो समझेंगे कि जो उनके इश्यूज को एड्रेस कर रहा है। पॉलिटिक्स वो पीपुल्स पार्टी को भी एज एन एथनिक पार्टी देखते हैं, वो अवामी नेशनल पार्टी को भी एज एन एथनिक पार्टी देखते हैं, वो पीएमएलएन को भी एज एन एथनिक पार्टी देखते हैं, और तहरीक इंसाफ जिसके पास एक बड़ा अच्छा ऑप्शन था 2013 में, अगर वो उसको मजीद ट्रांसलेट करते तो तहरीक इंसाफ एक ऐसा ऑप्शन बन के उभर सकती थी, एक ऐसा ऑल्टरनेट जो अर्बन सिंध के इश्यूज को भी, रूरल सिंध के इश्यूज को भी। तो पीपुल्स पार्टी का रवैया जो है ये डिपेंड करता है कि ये एमक्यूएम का खात्मा, और एमक्यूएम शायद बहुत डाइल्यूट हो जाती पॉलिटिक्स अगर पीपुल्स पार्टी का अपनी सियासत जो है वो अर्बन ओरिएंटेड, रूरल के साथ अर्बन ओरिएंटेड भी होती। ये फिनोमेना जो है ये एमक्यूएम की स्ट्रेंथ रहेगा। ठीक है साहब, उसके बाद मैं बिल्कुल रैप अप करूंगा। आपने मदर साहब की बात सुनी? हाँ, नहीं मेरे पास तो कोई कमेंट नहीं ठीक है, तो। ठीक है, दोनों हजरात का, मिसबा साहब आपका, मजहर अब्बास साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया हमको। ऑडियंस आपने गुफ्तगू सुनी, और मजहर अब्बास साहब ने आखिर में कराची के हवाले, मेरा शहर के हवाले से जो बात की कि जब तक पीपल्स पार्टी का और जो दूसरी जमातें उनका एटीट्यूड सही नहीं होगा, जो मसाइल हैं उनको वो एड्रेस नहीं करेंगे, एक महाजिर फैक्टर रहेगा। इसके साथ ही फराज दरवेश को व्यू पॉइंट फ्रॉम ओवरसीज से इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।